तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का एग्जाम चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। तो 11 मई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आज हम लेकर के आ गए हैं। अगर आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 पर जरूर से जरूर भेजिएगा। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से निकलते हैं, जितने भी प्रश्न आपको याद हैं, 2 प्रश्न याद है, 3 प्रश्न याद है, आप उतने ही प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल मत लगाइएगा, ठीक है। आज के प्रश्नों को हमें संजय सिकरवार जी के द्वारा भेजा गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। आइए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। पहले पार्ट ए के बारे में बताएंगे, जो आपका 30 नंबर का पार्ट ए आ रहा है। पार्ट ए में क्या क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। आज बाल विकास के भी कुछ प्रश्न हमको मिल गए हैं, तो सारा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने नंबर तक के लोग आज हमको देखने को मिले हैं, कि छात्रों के कितने नंबर जो है आज आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। कोई भी अपडेट आएगी, अगर भर्ती से आपके शिक्षक भर्ती संबंधी कोई अपडेट आएगी, तो वो भी सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही आप तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में फिर से 4 प्रश्न आपके गद्यांश से आए हैं, 4 प्रश्न आपके पद्यांश से आए हैं, एक उपसर्ग और एक संधि पूछा गया है। एज इट इज रहा है, बिल्कुल 10 नंबर की आपकी हिंदी जो है पार्ट ए में पूछी गई है, ठीक है। केवल चेंजमेंट आपका उसमें मैथ में हुआ, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 5 नंबर के पूरे पीक्यूआरएस 5 नंबर के आज पूछे गए हैं। 5 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीक्यूआरएस के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लेना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। अगर सर्च करने पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक के थ्रू भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रिक के द्वारा हमने वहां पर पीक्यूआरएस को कवर कराया है। आप आसानी से यहाँ पर पूरे 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक बात और बता दें, आगे बढ़ने से पहले देखिए, तो सीटेट का एग्जाम आपका आने वाला है। आपको पता है सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सीटेट के एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक निकाली गई है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। पेपर 1 यानी कि क्लास 1 टू 5 के लिए, और पेपर 2 यानी 6 टू 8 के लिए ये किताब जो है निकाली गई है, ठीक है। इसमें 2800 ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 2011 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस पुस्तक में समाहित किया गया है। इसके अलावा सीटेट ने कुछ अन्य अन्य विषयों की स्पेशल पुस्तकें भी निकाली हैं, जैसे कि गणित हो गया, और आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। इन सब के लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी अलग अलग किताबें भी निकाली हैं। तो आप इन किताबों को परचेज कर करके अपनी जो है तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप इसे मंगा सकते हैं, ठीक है ना। और सीटेट के अलावा आप जो एमपी टेट, हरियाणा टेट और यूपी टेट, इनकी भी तैयारी चक्षु प्रकाशन की इन पुस्तकों से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वही मैथ की बात करें तो 4 नंबर का मैथ पूछा गया है। 4 के चारों प्रश्न आपके बॉड मास के ही पूछे गए हैं, और काफी सिंपल लेवल के बॉड मास के प्रश्न पूछे गए थे। गुणा भाग जोड़ घटाना से संबंधित प्रश्न थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ को लेकर के आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास आपका आज 7 नंबर का बाल विकास पूछा गया है, जिसमें थार्नेडाइक का एक प्रश्न था, बुद्धि से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, स्पीयरमैन से भी एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न जीन पियाजे से पूछा गया है। तो ये आपका बाल विकास का प्रश्न हो गया। बाकी के जो प्रश्न है वो आपके लॉजिकल बाल विकास पे आधारित थे, यानी कि आप अपने बुद्धि से जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करके उन प्रश्नों का आंसर दे सकते थे, ठीक है। वीडियो को मेरे भाई लाइक जरूर कर देना। पार्ट बी की बात करते हैं, जिसमें सोशल साइंस में क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हम देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कल से आपका साइंस के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो साइंस के एग्जाम का एनालिसिस हम कराएंगे। इसके अलावा जैसे ही आपका सोशल साइंस का, इसके बाद में भी लगभग 5-6 पेपर सोशल साइंस के बचे हुए हैं, उन सभी पेपर के लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सोशल साइंस के लिए हम स्पेशल वीडियो भी तैयार कर देंगे, जो भी जिन जिन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो आज एमपीजीके का प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन कहां पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद जिले में जो है एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है। आपको पता है ये पटवारी का प्रश्न है। पटवारी में हमने इस प्रश्न को जो है काफी डिटेल में समझाया था, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। पटवारी में के बहुत से प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। यही सिलसिला चलेगा आपका। ये वाले प्रश्न आपके जो है आपके फॉरेस्ट गार्ड में रिपीट होंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले, एमपीएसआई वाले सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तट से
3550 फीट की ऊंचाई पर बसा पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, जब हम पटवारी में कराए थे तब भी आपसे एक प्रश्न पूछे थे, आज भी आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जो आपका पचमढ़ी में सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? सुबह लोकसभा की सीटें पूछी थी, इस टाइम विधानसभा की सीटें पूछी हैं, तो कुल 230 सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। 230 की 230 सीटों पर निर्वाचन जो है वो हो चुका है। किसके पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि व्यापक में भाई कुछ भी पूछ सकता है। आइए देख लेते हैं डिटेल में जानकारी। 114 सीटें भाजपा के पास में हैं। अ राजनीतिक समूह सरकार जो है 114 है, भाजपा 122 सीटें हैं, मतलब भाजपा और इन लोगों ने मिलकर के जो है कुल मिलाकर 122 सीटें जीती हैं। बसपा के पास में 2 है, सपा के पास में 1 है, निर्दलीय के पास में 4 है और जो विपक्ष में कांग्रेस है उसके पास 100 सीटें हैं। ये कांग्रेस के पास में 96 सीटें हैं। बाकी ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना? ये मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सत्ता दल के नेता कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो सत्ता दल के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? विपक्ष के नेता कौन है? ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, तो विपक्ष के नेता हैं श्री गोविंद सिंह। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश गौतम जो हैं वो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर कोई चेंजमेंट आया हो, आपको लगता है कुछ चेंज हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, लोकसभा की बात करते हैं। आज सुबह पूछा था, तो लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो भाई पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, सबको पता है। देख लीजिए, पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है। सूर्य से अगर क्रम की बात करते हैं तो तीसरा ग्रह है, ठीक है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो तीसरे नंबर पर आपका जो है पृथ्वी आता है, चौथे नंबर पर आपका मंगल आता है, ठीक है ना? एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है, यानी कि जीवन केवल और केवल आपका पृथ्वी ग्रह पर ही संभव है। अन्य ग्रह पर ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? बाकी चंद्रमा-वंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जीवन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर बात करते हैं पृथ्वी में, तो 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है तथा 29% भाग जो है वो भूमि से ढका हुआ है। तो कितना जल है? तो 71% भाग पर जल है। इसी वजह से ये जो है नीले रंग का दिखाई देता है। अब नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो जो आसमान का रंग है वो नीला है प्रकीर्णन की वजह से। जब ये नीला रंग यहाँ प जल से जो है आपका मतलब प्रकीर्णित होता है, जल से रिफ्लेक्ट होता है, तो नीले कलर का पृथ्वी आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो मेरे भाई 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, एनसीआर का दर्जा दिया गया। देखिए, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी का दर्जा दिया गया। कब? 1991 में, यह 69वां संविधान संशोधन किया गया था। 239 ए में इसको जोड़ा गया है, ठीक है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास में होती है? तो राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। सुबह हमने ये प्रश्न कराया था, तो हमने आर्टिकल भी बताए थे, किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो सुबह वाली वीडियो भी आप जरूर देख लेना, इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा इसी स्क्रीन पर, वो वीडियो भी जरूर देख लेना, वहां पर भी बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को कवर किया गया है। तो विशेष बहुमत से पारित एक संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है इनको हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाए गए दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बताया गया कि कैसे उसको हटाया जाएगा। अगर वो अक्षम है, यानी कि कार्य करने में अक्षम है, या फिर कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उसको जो है हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसको जो है हटाया जाएगा, ठीक है? आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म का भी आज एक प्रश्न पूछा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट बहुत याद रखना, रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिकरण 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी। कुछ भी डीपली पूछे तो अगर आप सक्सेस जंक्शन से जुड़े हुए हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, ये पूछा है। तो आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप की बात करें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है आईआरसीटीसी का, ठीक है? देखिए आखिर ये है क्या? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है, जिसकी अपनी आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है? तो ये भारतीय रेलवे की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो ये आईआरसीटीसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना? तो ये हमने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसका समूह हुआ करता था? तो कवि एवं विद्वानों का समूह जो है वो अष्टदिग्गज
अष्टदिग्गज कहलाता था। किसके शासनकाल में ये अष्टदिग्गज प्रसिद्ध थे? आइए देख लेते हैं। तो अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। 8 कवि जो है वो जो है मिलकर के अष्टदिग्गज कहलाते थे, ठीक है? कहा जाता है इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचा था। तो तेलुगु साहित्य के ये 8 कवि हुआ करते थे। तेनाली रामा जो हैं वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में थे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो कृष्णदेव के दरबार में ये कवि साहित्य सभा के 8 स्तंभ माने जाते थे। इस काल को तेलुगु कविता के संदर्भ में प्रबंध काल भी कहा जाता है। ये तेलुगु कविता वाला पटवारी में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है? अब नवरत्न कहाँ पर हैं? तो अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? किस मुगल शासक ने दक्षिण की तरफ अपने शासन को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया था? सही आंसर इसका औरंगज़ेब ही होगा, याद रखना। बाबर नहीं होगा, कुछ लोग बाबर बता रहे हैं। देखिए, बाबर और कृष्णदेव राय की दोस्ती हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाबर वहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है? इसलिए बाबर इसका सही आंसर नहीं होगा। औरंगज़ेब ने वहाँ पर जाने का जो है लगातार प्रयास किया था औरंगज़ेब ने, ठीक है? तो भारत पर राज करने वाला औरंगज़ेब छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर के 1707 तक जो है इसका शासन चला था। इसकी मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। औरंगज़ेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है? अपने जीवन काल में उसने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया था, ठीक है ना? किसने? तो औरंगज़ेब ने ये प्रयास किया था। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का सिकुड़ना जो है प्रारंभ हो गया था। काफ़ी सारे प्रश्न आज जो है मुगल शासक से पूछे गए हैं, ठीक है? चाणक्य जी जो है वो किस विश्वविद्यालय में कुलपति रहा करते थे या फिर जो है प्रोफेसर रहा करते थे? तो सही आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जो है वो प्रोफेसर थे। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में जो है तक्षशिला है। देखिए, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कहा जाता है, 370 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक जो है इनका जो है ये मतलब भारत में रहे थे, ठीक है? इनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार थे। वह शुरू में तक्षशिला में प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, ठीक है ना? तो कहाँ पर प्रोफेसर थे? तो ये जो है आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखना 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था। शुरुआत में 1949 में शेर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1972 में शेर को बदल करके राष्ट्रीय पशु का दर्जा बाघ को दे दिया गया, जो बंगाल टाइगर होता है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 1972 को राष्ट्रीय पशु के तौर पर जो है बाघ को घोषित किया, टाइगर को घोषित किया। 1972-73 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जो किसी बड़े जानवर को बचाने की महती परियोजना थी। जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, वो बहुत तेज़ी से घट रहे थे। इनको बचाने के लिए 1972-73 में, बेसिकली इसको 73 ही माना जाता है, तो 72-73 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होती है? ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आज जो है पर्यावरण के पूछे गए हैं। पर्यावरण से काफ़ी सारे प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो पर्यावरण से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो आपका फॉरेस्ट गार्ड एमपीएसआई है, यहाँ पर भी पूछे जाएँगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो हमने एक यहाँ पर सीरीज़ शुरू की है, जो आज सुबह हमने वीडियो डाली थी, साइंस की, स्पेशल साइंस वालों के लिए, जो भी पटवारी में प्रश्न साइंस के पूछे गए थे। बहुत सारे प्रश्न, लगभग 89 प्रश्नों को आज हमने डिटेल में सॉल्व करा है। सबसे पहली वीडियो सुबह की वही है, उसको ज़रूर देख लेना, जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, ठीक है ना? बाकी ये जो आपका इनके सोशल साइंस है, इनके लिए जो है अलग से हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। बहुत जल्दी जो भी 5-6 पेपर रह गए हैं, उनके लिए अलग से वीडियो लाएँगे। बस आपको लाइक और कमेंट करना है कि ये वीडियो ले आएँ या फिर नहीं ले आएँ, आपको आवश्यकता या नहीं है, ठीक है ना? तो ट्रकों में सब्जियों को उगाना ही ट्रक फार्मिंग कहलाता है। अब देखिए, फार्मिंग यहाँ पर केवल सब्जियों का ही किया जाता है, फसलों का नहीं किया जाता, ठीक है? तो ट्रक कृषि या फिर ट्रक फार्मिंग उद्यान ट्रक कृषि में उत्पादित फलों और सब्जियों को काफ़ी दूर स्थित बाजार तक भेजा जाता है। इसमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ट्रकों में ही सब्जियों को उगा करके ट्रकों में सब्जियों और फलों को उगा करके जो है बेचा जाता है। इसी को हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। दूर-दूर तक जो है पहुँचाने के लिए इन ट्रकों का उपयोग किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलता है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो सर्वाधिक दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। और भी कोई प्रश्न आपको याद हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? और आगे भी जिसका भी एग्ज़ाम हो मेरे भाई 2 या 3 प्रश्न, जितने भी प्रश्न याद हो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। तो भारत में लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल तथा चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइड जिले जो है, यहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको ग्रेनाइट की पहाड़ियों के बीच, उड़ीसा के पठार में जो है लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो लगभग जो है दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार एक्ट, यहाँ से आज भाई 15 प्रश्न पूछे गए हैं उपभोक्ता संरक्षण एक्ट से। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी मतलब बना भी चुके हैं एमपीपीएससी के लिए, लेकिन आपके लिए भी हम बना देंगे, ठीक है? तो देखिए,
तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। देखिए, तो 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 और 2002 में, ये दोनों डेट पूछी गई हैं पटवारी में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम में कब संशोधन किए गए। 1993 और 2002 में जो है इसमें संशोधन किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमको यहाँ पर मिला है, नहासोनी जलप्रपात कहाँ पर है। अब हमने इसको बहुत सर्च किया, मिला नहीं हमें। क्या ये प्रश्न था या फिर कोई और जलप्रपात पूछा गया था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए जो आगे आपके एग्जाम है। इन टॉपिक को आप कवर करके जरूर जाना। तो मृदा अपरदन से सुबह 15 प्रश्न थे, इस टाइम जो है 5 प्रश्न मृदा अपरदन से पूछे गए हैं। मुगल साम्राज्य से 6 से 7 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न हमको मिले हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। गुट निरपेक्ष जो नीति है यहाँ से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सीआरआर बैंक रेट बेस रेट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लेना। अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी। ट्रिक के द्वारा हमने जो है महंगाई क्या होती है, बैंक दर क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, बेस रेट क्या होती है, इसको हमने कवर किया है। तो बैंकिंग जरूर पढ़ करके जाइएगा, काफी प्रश्न मिल रहे हैं। विदेश नीति से 7 प्रश्न देखने को मिले हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम से लगभग 14 प्रश्न आज आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कितने कितने नंबर वाले स्टूडेंट आज हमको देखने को मिले हैं। उससे पहले बता दें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सक्सेस जंक्शन के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर 2000 जो है यहाँ पर होने वाले हैं, तो भाई आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ ये एक तरह का चैट ग्रुप है, यहाँ पर आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारी किताबें यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। आप पीडीएफ फॉर्म में मैथ की बहुत सारी किताबें हैं, साइंस की बहुत सारी किताबें हैं, इंग्लिश की बहुत सारी किताबें यहाँ पर फ्री में डली हुई हैं। आप पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और मजबूत जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को लाइक करिए मेरे भाई, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कितने कितने नंबर वाले आज हमें देखने को मिले हैं। तो आज हमको जो टॉप स्कोरर मिला है वो 105 नंबर ही मिला है। इसके बाद में 103 नंबर, उसके बाद में सारे हमको 100 के नंबर के नीचे, 100 से नीचे हैं 93 नंबर है। उसके बाद में 91 नंबर है, 89 नंबर है, 87 नंबर है। ठीक है, वो ज़्यादातर जो एवरेज की बात करती है तो 60 से लेकर के 74-75 तक के बीच में जो है यही सबसे ज़्यादा एवरेज हमको देखने को मिले हैं। तो लगभग लगभग 90% ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर फेल हो चुके हैं। ठीक है ना, अब इनका क्या होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है ना, बाकी आज हमने अभी एक वीडियो अपलोड की है जो भी वर्ग 1 वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और थोड़ी देर पहले ही अपलोड की है, वो जरूर देख लेना। वर्ग 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग यहाँ पर 1 नंबर या फिर 0.25 या 0.55 से रह जा रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है, वो आप जाकर के देख लेना। वैसे अब आपको वो वीडियो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देने लगी होगी। ठीक है ना, चलिए तो कल जो एग्जाम होगा सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर मेरे भाई जरूर से जरूर बाहर निकलते ही सेंड कर देना। तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।